हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सीड्स ऑफ फिजिक्स। चलिए आगे बढ़ते हैं और हम सॉल्व करते हैं कुछ और ग्राफ्स। ओके, तो सी द फर्स्ट थिंग I'd like to tell you that in today's video, the first very important topic that we are going to focus on is about non-linear displacement time graphs, as I've written on the board. Non-linear graphs कौन से होते हैं? Which are not straight lines. जैसे आपके पास कोई भी ग्राफ है जो स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट करेगा, वो नेचर में नॉन लीनियर नहीं रहेगा, वो लीनियर रहे। दोज आर लीनियर कर्व्स। स्ट्रेट लाइन ग्राफ्स आर लीनियर कर्व्स। तो हम डिस्कस करने वाले हैं नॉन लीनियर कर्व्स विच आर नॉट रिप्रेजेंटिंग एनी काइंड ऑफ स्ट्रेट लाइंस, विच आर रिप्रेजेंटिंग कर्व्स ऑफ दिस काइंड। दे आर कॉल्ड नॉन लीनियर कर्व्स। इसका डिस्कशन रहेगा हमें फिलहाल के लिए हमारा। तो अब जब हमने डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ स्टार्ट किया था, तो आई जस्ट गिव यू अ स्लाइट आइडिया एज टू व्हाट दिस काइंड ऑफ ग्राफ इज गोइंग टू रिप्रेजेंट। आज हम इस तरह के ग्राफ्स को थोड़ा सा और डिटेल में स्टडी करने वाले हैं, क्योंकि ये डिटेलिंग्स आपको पता होनी चाहिए किसी भी ग्राफ को सॉल्व करने के लिए। तो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट ग्राफ नंबर ए। देखिए, ग्राफ नंबर ए में आपके पास एक जो शेप शो किया हुआ है कर्व का, that is somewhat like an inverted U. आप U समझते हैं कैसा होता है? U हमारा ऐसा होता है। So this graph is an inverted U. इससे एक बहुत इंपॉर्टेंट कंक्लूजन निकल के सामने आएगा, वो भी हम बाद में देखेंगे as the lecture proceeds. सबसे पहले देखते हैं कि ये ग्राफ से हमें क्या समझ आना शुरू होता है। देखिए, हम क्या करते हैं कि इस ग्राफ को दो हाफ्स में डिवाइड कर लेते हैं। सबसे पहले हम इसके फर्स्ट हाफ को स्टडी करेंगे और उसके बाद हम इसके सेकंड हाफ को स्टडी करेंगे। देखिए, इस तरह की जो शेप्स होते हैं ग्राफ्स की, ये आपके पास ऐसा कोई ग्राफ इन टोटलिटी भी आ सकता है कि यही ग्राफ दे दिया एग्जैक्टली, उसको एक्सप्लेन करने के लिए वो दिया, या फिर इस तरह के ग्राफ आपके पास पार्ट्स में भी आ सकते हैं। आई मीन यू कुड बी आस्क्ड टू एक्सप्लेन दिस काइंड ऑफ ग्राफ, यू कुड बी इंडिपेंडेंटली आस्क्ड टू एक्सप्लेन दिस काइंड ऑफ ग्राफ। अगर ऐसा कोई ग्राफ का शेप आता है तो आप देख सकते हैं वेरी इजीली यू कैन फिगर आउट दैट बोथ दीज आर पार्ट्स ऑफ दिस ग्राफ। यही ग्राफ को दो हिस्सों में करके हमने यहाँ ड्रॉ कर दिया। वो भी एक पॉसिबिलिटी है कि आपके पास सिर्फ एक हाफ एक्सप्लेन करने को पूछा गया है। आई मीन ईदर दिस वन और दिस वन। इसी तरह से आप जो आपका ग्राफ नंबर बी है उसको भी दो पार्ट्स में ब्रेक करके सॉल्व कर सकते हैं। तो आज हम पूरे ग्राफ की इन टोटलिटी एनालिसिस करने वाले हैं। उसके बाद अगर आपको कभी इंडिपेंडेंटली किसी एक पर्टिकुलर हाफ को एक्सप्लेन करने के लिए कहा जाएगा, इट्स बी वेरी सिंपल फॉर यू, बिकॉज इफ यू नो हाउ टू एक्सप्लेन दिस, देन द सिमिलर एक्सप्लेनेशन विल बी वैलिड फॉर द इंडिपेंडेंट हाफ आल्सो, राइट? तो हम सबसे पहले इस ग्राफ का डिस्कशन शुरू करते हैं, इसके फर्स्ट हाफ का। देखिए, this is a displacement time graph, clearly written ST time graph. Displacement time graph कह लीजिए या आप इसको position time graph कह लीजिए। Displacement time graph को ही position time graph कहा जाता है। That is another name of this. So in this graph, what is happening? अगर आप कुछ एक equidistant time instants ले लेते हैं, equidistant time instants, let's say T1, T2 and T3. देखिए, ऐसी कुछ शेप्स हमने अपनी किसी लास्ट वीडियो में डिस्कस की थी, बट दोज वर नॉट डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ्स, दोज वर वेलोसिटी टाइम ग्राफ्स। तो उसकी जो एक्सप्लेनेशन है वो बिल्कुल डिफरेंट हो जाती है, ठीक है? उसके स्लोप्स ही अलग होते हैं। अब ये हमारा डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है। नॉन लीनियर डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का डिस्कशन हमारा पहले वीडियो में है। दिस इज द फर्स्ट वीडियो जस्ट गेटिंग दिस इंफॉर्मेशन, राइट? सो आपके पास जो टाइम T1 है, इस पे आपके पास क्या है? This is going to be the point. This is going to be the point under consideration. और ये आपका यहाँ पर इसके corresponding S1 point है। तो इस point पे आपको क्या करना है? At this point you have to draw a tangent. Tangent draw करने से आपकी बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाती हैं। देखिए, पहली चीज जो आपको एकदम ग्राफ को देखते ही समझ आती है, if you are just focusing on this first half of graph number A, द फर्स्ट थिंग जो आपको बिल्कुल देख के समझ आती है वो ये होता है कि एज वी आर प्रोग्रेसिंग इन टाइम द डिस्टेंस इज इंक्रीजिंग। आई जस्ट शो यू हाउ। जस्ट आ जाओ। देखिए, वी हैव सिलेक्टेड 3 टाइम इंस्टेंट्स T1, T2 and T3, and corresponding to these 3 time instants we have 3 displacement values S1, S2 and S3.
इससे एक चीज आपको एकदम से समझ में आ जाती है दैट एज वी आर प्रोग्रेसिंग, एज द टाइम प्रोग्रेसेस, द डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट इज इंक्रीजिंग. Displacement from the starting point is increasing. That means that object must be moving away from the starting point. तभी डिस्प्लेसमेंट बढ़ सकती है ना. कोई ऑब्जेक्ट है किसी पर्टिकुलर पोजीशन पे, ये ऑब्जेक्ट अगर अपने स्टार्टिंग पॉइंट से दूर जा रहा है तभी वो स्टार्टिंग पॉइंट से दूरी बढ़ा रहे हैं अपनी, और वही बढ़ती हुई दूरी हमने यहाँ डिस्प्लेसमेंट के फॉर्म में शो करी हुई है. तो फर्स्ट कंक्लूजन इज दैट फॉर द फर्स्ट हाफ ऑफ द ग्राफ the object is moving away from the starting point because displacements are increasing. Also, one more information. दूसरा information जो हमें समझ आता है वो ये है कि ऐसे cases में whenever the object is moving away from the origin, आपने जो velocity का information लेना है, velocity का information आपको यहाँ से क्या मिलता है? That velocity is positive. आपको इतना समझ में आ जाता है कि velocity आपकी क्या है? Positive velocity. तो यहाँ पे आपकी पॉजिटिव वेलोसिटीज रहेंगी फॉर द फर्स्ट हाफ, यहाँ से यहाँ तक आपका जो वेलोसिटीज रहेंगी वो पॉजिटिव वेलोसिटीज रहेंगी. अच्छा, अब वेलोसिटी ठीक है पॉजिटिव है, लेकिन क्या वो वेलोसिटी कांस्टेंट है? क्या जो ऑब्जेक्ट दूर जा रहा है अपने स्टार्टिंग पॉइंट से, इज इट मूविंग विद द सेम वेलोसिटी थ्रू आउट? सो लेट्स सी. उसके लिए हमने यहाँ पर हमारे जो 3 सिलेक्ट किए हमने पॉइंट्स कॉरेस्पॉन्डिंग टू T1, T2 एंड T3. What will happen? We will draw tangents corresponding to these lines. हम tangents draw करेंगे और tangent के slope को देखेंगे कि क्या slope constant रह रहा है इसका. Is the slope remaining constant? So we can see that the slope is not constant. Why? Because for the first time instant, the slope is steepest. सबसे ज्यादा steep ये अभी है. उसके बाद as time progresses, the degree of steepness is reduced. I mean the slope is turning down. It is turning shallower and shallower. आपका जो slope है वो धीरे धीरे फ्लैट होना शुरू हो गया है. सबसे ज्यादा स्टीप को T1 पे था, फिर थोड़ा ऐसे हुआ, फिर थोड़ा ऐसे हुआ. इससे क्या समझ में आता है? इससे ये समझ में आता है कि जो आपकी पॉजिटिव वेलोसिटी है, जो भी वेलोसिटी है पॉजिटिव, कौन सी है हमें नहीं पता, वैल्यू नहीं पता हमें, लेकिन हमें इतना समझ में आ गया कि जो आपकी पॉजिटिव वेलोसिटी है वो समय के साथ कम होती जा रही है. उनका मैग्नीट्यूड समय के साथ कम होता जा रहा है. राइट? सो एक चीज क्लियर है कि जब आपकी जो वेलोसिटीज है दे आर डिक्रीजिंग वेलोसिटीज, दे आर डिक्रीजिंग वेलोसिटी. अच्छा, जब भी डिक्रीजिंग वेलोसिटीज होती है इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब क्या होता है कि आपका जो मोशन है इट इज अ रिटार्डेड मोशन, इट इज नेगेटिवली एक्सेलरेटेड मोशन. तो वही चीज हमने यहाँ इंडिकेट करी है कि हमें इस सिचुएशन में एक्सेलरेशन का स्टेटस भी बताना है. वी हैव टू गिव इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग एक्सेलरेशन एज वेल. उसके बारे में पता कहां से चलेगा? वेलोसिटीज का नेचर देखिए, वेलोसिटीज के साथ हो क्या रहा है. वेलोसिटीज देखिए, ओरिजिन से दूरी तो जो डिस्प्लेसमेंट है वो तो बढ़ रहा है, वो तो बढ़ रहा है मतलब, लेकिन जो आपके पास डिस्प्लेसमेंट्स में गैप आ गए हैं वो आपके अनइक्वल आ गए. मतलब कि द गैप बिटवीन S1 एंड S2 इज मोर and the gap between S3 and S2 is less. मतलब जितने समय में पहले S1 S2 तक जा रहा था, मतलब थोड़ा ठीक सा डिस्टेंस कवर कर रहा था, अब उतने ही समय में जो ऑब्जेक्ट S2 से S3 तक गया, the gap between S2 and S3 is very less. उसने ज्यादा डिस्टेंस नहीं कवर करा. That means between T2 to T3, the distance covered is not much as compared to the distance which was covered between T1 and T2. ये कब पॉसिबल है? अगर स्पीड कम कर दिया ऑब्जेक्ट ने, अगर जो ऑब्जेक्ट चल रहा है उसने अपनी स्पीड कम कर दी है पहले के हिसाब से, तो वो उतने ही समय में अब कम डिस्टेंस ट्रेवल करेगा. वही इंफॉर्मेशन यहाँ इंडिकेटेड है कि आपका भले ही डिस्टेंस बढ़ रहा हो, लेकिन जो आपके कंसेक्यूटिव डिस्टेंस पॉइंट्स है उसके बीच में गैप्स कम होते जा रहे हैं, which is indicating that the object is slowing down. So this is a case of slowing down because velocities are undergoing a reduction with time. Velocities में reduction आ रहा है, ये पता कैसे चला? ये हमें पता चला स्लोप को देख के, बिकॉज पहले स्लोप ज्यादा स्टीप था, फिर वो धीरे धीरे फ्लैट होना शुरू हो गया. तो इसका मतलब अगर उसका स्टीपनेस कम हो रहा है तो वेलोसिटी कम हो रही है. व्हाई? बिकॉज फॉर अ डिस्टेंस टाइम ग्राफ स्लोप इज वेलोसिटी ओनली. डिस्टेंस टाइम ग्राफ में स्लोप होता ही क्या है? वेलोसिटी ही होती है. तो अगर आपकी स्लोप्स ही कम हो रहे हैं मतलब वेलोसिटीज कम हो रही है. अगर वेलोसिटीज कम हो रही है, सो व्हाट काइंड ऑफ एक्सेलरेशन इज देयर इन द सिस्टम?
इट्स रिटार्डेशन। आपके पास सिस्टम में जो एक्सेलरेशन एग्जिस्ट कर रही है, yet whatever we are talking about the first half of the graph, तो वो आपकी रिटार्डेशन है, दैट इज रिटार्डेशन। अच्छा जी, अच्छा अब इसमें जो रिटार्डेशन है, रिटार्डेशन के साथ हम क्या साइन एसोसिएट करेंगे यहाँ पर? व्हाट साइन आर वी गोइंग टू एसोसिएट द रिटार्डेशन? यू हैव टू टेल मी अबाउट दैट। देखिए, इसमें सिंपल सा आपको एक दिमाग में कॉन्सेप्ट रखना है कि अगर आपके पास, यू जस्ट हैव टू कंपेयर द डायरेक्शंस ऑफ रिटार्डेशन एंड द वेलोसिटीज। देखिए, ऑब्जेक्ट से दूर जा रहा है, ऑब्जेक्ट जो भी आपका स्टार्टिंग पॉइंट है, ऑब्जेक्ट उससे दूर जा रहा है, तो वेलोसिटीज को हमने बोला था कि वेलोसिटी पॉजिटिव है इस कारण से, बिकॉज द ऑब्जेक्ट इज मूविंग अवे फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। दैट मीन्स दिस डायरेक्शन, अ पर्टिकुलर डायरेक्शन विच इज नथिंग बट द डायरेक्शन ऑफ मोशन कह लीजिए, द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी कह लीजिए, दैट डायरेक्शन हियर इज टेकन एज पॉजिटिव। ये आपकी पॉजिटिव डायरेक्शन है। अभी जो आपका एक्सेलरेटिंग फोर्स है, जिसके वजह से एक्सेलरेशन आई सिस्टम में, देखिए सिस्टम में कोई ना कोई फोर्स तो होगा जो उसका स्टेट को चेंज कर रहा होगा, जो उसकी वेलोसिटीज को मॉनिटर कर रहा होगा, देयर मस्ट बी सम फोर्स। तो वो एक्सेलरेटिंग फोर्स कह लीजिए या एक्सेलरेशन कह लीजिए, उसकी डायरेक्शन सोचने से क्या समझ आती है हमें कि कोई चीज है जो एक सर्टेन डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही है। मान लीजिए आपने उस डायरेक्शन को पॉजिटिव से इंडिकेट कर दिया, लेकिन वो एक सर्टेन डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही है। अब करते करते कोई एक ऐसी चीज है जो उसकी स्पीड को कम कर रही है, तो आप ये सोचिए कि ऐसा कोई फोर्स जो उसके साथ ही एक्ट कर रहा हो, उसके साथ अलाइन हो, उसको सपोर्ट कर रहा हो, क्या वो उसकी वेलोसिटी को कम करेगा? वो तो उसकी वेलोसिटी को और बढ़ा देगा। If you have a force or an acceleration which is acting in the same direction as is the direction of velocity, then the result will be that you will see that the object is speeding up. कि ऐसा एक फोर्स आ गया भैया जो ऑब्जेक्ट को और भी ज्यादा तेज मूव करने में हेल्प करने वाला है। तो अगर आपके पास फोर्स या एक्सेलरेशन कह सकते हैं, बिकॉज फोर्स की वजह से ही एक्सेलरेशन आएगी और फोर्स और एक्सेलरेशन का डायरेक्शन सेम रहेगा। तो आपके पास जो एक्सेलरेशन है, अगर वो वेलोसिटी की डायरेक्शन में ही है, तब तो वो रिटार्डेशन कर ही नहीं सकती कभी। इट कैन नेवर रिटार्ड अ मोशन, इट कैन ओनली पॉजिटिवली हेल्प द मोशन, कैन ओनली पॉजिटिवली एक्सेलरेट, दैट इज द ओनली पॉसिबिलिटी। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि वेलोसिटी कम हो रही है, हमारा जो सिचुएशन है वहां पे हमें ये दिख रहा है कि वेलोसिटी भी है समय के साथ कम होती जा रही है। सो व्हेन इज इट पॉसिबल कि वेलोसिटीज कम हो रही है? वो तभी पॉसिबल है अगर सिस्टम की एक्सेलरेशन एग्जिस्टिंग वेलोसिटीज की डायरेक्शन को अपोज कर, वो अपोज कर रही है, उसे बढ़ने नहीं दे रही है, तभी आपकी वेलोसिटी, आई मीन वेलोसिटी जिस फोर्स से भी एक ऑब्जेक्ट चल रहा है उसको ऑपोजिट साइड से पुश मिल रहा है, जिसकी वजह से उसको अपनी वेलोसिटी कम करनी पड़ रही है, जिसकी वजह से सिस्टम में गति कम होती जा रही है, राइट? सो दैट मीन्स इन दिस सिचुएशन एक्सेलरेशन इज एक्टिंग इन द ऑपोजिट डायरेक्शन टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन, इसीलिए हम इस मोशन को रिटार्डेड मोशन कहते हैं। ठीक है, तो एक्सेलरेशन के साथ साइन क्या चलेगा? जो भी मोशन का साइन है उससे ऑपोजिट। अब मोशन का साइन हमने पॉजिटिव ले लिया, मोशन मतलब की वेलोसिटी, मोशन मतलब वेलोसिटी, क्योंकि वेलोसिटी हमेशा मोशन की डायरेक्शन दिखाती है। तो अगर हम कह रहे हैं डायरेक्शन ऑफ मोशन, डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, दे आर ऑलवेज द सेम, राइट? तो यहाँ हमने वेलोसिटी मतलब कि मोशन की डायरेक्शन पॉजिटिव मानी हुई है, तो एक्सेलरेशन के साथ ऑटोमेटिकली एक नेगेटिव साइन आ जाएगा। क्यों? क्योंकि एक्सेलरेशन इन द सिस्टम इज एक्टिंग इन द ऑपोजिट डायरेक्शन टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन। ठीक है, तो इस केस में जो आपकी एक्सेलरेशन रहेगी विच इज रिटार्डेशन, दैट विल बी होल्डिंग अ नेगेटिव साइन, दैट विल बी होल्डिंग अ नेगेटिव साइन, राइट? अच्छा, इसमें कई बार स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन होता है कि भाई एक्सेलरेशन रिटार्डेशन है तो हमेशा नेगेटिव साइन ही होना चाहिए। अभी मैं आपको दिखाऊंगी कि हमेशा ऐसा नहीं होता। रिटार्डेशन है तो नेगेटिव साइन है, ठीक है, रिटार्डेशन में आप नॉर्मली नेगेटिव साइन लगाते हैं, लेकिन देखिए वही बात है कि आपको दिमाग में ये कॉन्सेप्ट क्लियर करके रखना है, आपको साइन पे नहीं जाना। कभी कभी सिचुएशन के हिसाब से साइन नेगेटिव आ जाता है, कभी पॉजिटिव आ जाता है, लेकिन नेगेटिव साइन की अगर एक्सेलरेशन है, नेगेटिव साइन की यदि एक्सेलरेशन है, तो जरूरी नहीं है कि वो रिटार्डेशन ही है। रिटार्डेशन बाय कॉन्सेप्ट हमेशा वही रहेगी, दैट दिस इज गोइंग टू बी दैट एक्सेलरेशन विच इज गोइंग टू रिजल्ट इन स्लोइंग डाउन ऑफ ऑब्जेक्ट्स।
दैट इज ट्रू, दैट इज नॉट गोइंग टू चेंज। बट रिटार्डेशन के साथ साइन क्या हमने अलॉट करना है वो कभी कभी डिफरेंट हो जाता है। अभी हम देखेंगे कि हमारे पास एक ऐसी एक्सेलरेशन आएगी जो नेगेटिव है, बट इट इज नॉट रिटार्डेशन, इट इज स्पीडिंग अप द मोशन। वो हम देखेंगे अभी आने वाले टाइम में। ठीक है बेटा, तो ये आपका फर्स्ट हाफ था जिसमें हमने डिस्प्लेसमेंट एक्सप्लेन कर दी, हमने वेलोसिटीज भी एक्सप्लेन कर दी और हमने रिटार्डेशन भी एक्सप्लेन कर दिया। रिटार्डेशन के बारे में हम एक्सेलरेशन के बारे में केवल यही बता पाएंगे इस ग्राफ से कि ये रिटार्डेशन है या ये पॉजिटिव एक्सेलरेशन है, और हम उसके साथ साइन क्या लगाने वाले हैं। दिस मच इन्फॉर्मेशन वी कैन प्रोवाइड। लेकिन हम ये इन्फॉर्मेशन इस पॉइंट में नहीं दे पाएंगे कि जब तक हमारे पास प्रॉपर मैथमेटिकल एनालिसिस ना हो, हमारे पास कोई क्वेश्चन ना हो क्वेश्चन की, हम ये नहीं बता पाएंगे कि ये जो रिटार्डेशन है ये कांस्टेंट रिटार्डेशन है या वेरिएबल है। देखिए, कांस्टेंट रिटार्डेशन अगर होगी तो ये जो कर्व है दिस विल बी अ परफेक्ट पैराबोला, दिस विल बी अ परफेक्ट पैराबोला। अगर ये वेरिएबल रिटार्डेशन होगी तो आपके पास जो कर्व होगा इट विल बी एनी अदर नॉन पैराबोलिक कर्व। ठीक है, नॉन पैराबोलिक कर्व भी हो सकते हैं, तो वो होगा इन दैट केस। तो वो इन्फॉर्मेशन एग्जैक्टली विदाउट एनालिसिस, विदाउट प्रॉपर क्वांटिटेटिव मैथमेटिकल एनालिसिस आपको नहीं पता चल सकती, तो वो पार्ट आप एक्सप्लेन करना भी छोड़ सकते हैं। रिटार्डेशन के बारे में आपको सिर्फ ये बताना है कि यहाँ पे रिटार्डेड मोशन है या पॉजिटिवली एक्सेलरेटेड मोशन है, एंड व्हाट इज द साइन व्हिच इज गोइंग टू बी एसोसिएटेड विद द एक्सेलरेशन, राइट। चलिए अब हम बात करते हैं हमारे पार्ट 2 की, द सेकंड हाफ ऑफ द ग्राफ। ये जो भी एक्सप्लेनेशन थी दिस वाज टिल द फर्स्ट हाफ, ये आधे ग्राफ की थी। देखिए, अब ये जो स्लोप है आप ये देखेंगे कि ये जो हमारा पॉइंट है, जैसे ये मैं पॉइंट ले लेती हूँ एक्स, जो हमने डिस्कशन करा वो 0 से x तक का करा। अब आप देखेंगे कि x पॉइंट एक ऐसा पॉइंट है विच इज द टॉप मोस्ट पॉइंट ऑफ द इन्वर्टेड यू। यहाँ पर अगर आप स्लोप ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे, you will get a straight line, a horizontal line which is perfectly running parallel to the time axis. इसका मतलब यहाँ जो वेलोसिटीज आपके रिड्यूस हो रही है, होते होते इस पॉइंट पर वेलोसिटी आपकी 0 हो जाती है। वेलोसिटी क्या हो जाती है आपकी? 0 हो जाती है। क्यों? क्योंकि जो वेलोसिटी 0 है, बिकॉज इसका जो स्लोप है वो स्लोप बिल्कुल क्या हो गया, हॉरिजॉन्टल हो गया टाइम एक्सिस के साथ, तो उसका कुछ भी इंक्लिनेशन नहीं रहा, उसका कोई स्टीपनेस नहीं रहा। और अगर उसका कोई स्टीपनेस नहीं रहा तो हम बोलेंगे भाई वेलोसिटी 0 है, क्योंकि स्लोप या स्टीपनेस ही तो वेलोसिटी है हमारे एसटी कर्व्स के केस में। तो इसका कोई स्टीपनेस नहीं है। इफ द स्लोप और द टेंजेंट इज रनिंग पैरेलल टू द टाइम एक्सिस, इट हैज नो स्टीपनेस, सो दैट मींस दिस इज इंडिकेटिंग 0 वेलोसिटी। तो मतलब जो आपका ऑब्जेक्ट है वो पहले कुछ एक वेलोसिटी से ट्रेवल कर रहा था, करते करते ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम टिल इट रीच्ड टाइम इंस्टेंट x, जब तक वो x पॉइंट तक नहीं आता तब तक उसका जो वेलोसिटी है उसमें क्या होता है, रिडक्शन आता है, एंड एट पॉइंट x द वेलोसिटी रिड्यूसेस टू 0, रिड्यूस होते होते 0 हो जाता है, राइट। नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट पार्ट 2। ओके जी, अब हम कंसिडर करने वाले हैं हमारा सेकंड पार्ट ऑफ द सेम ग्राफ, कि अगर आपके पास कुछ इस शेप का ग्राफ आ जाए, मतलब कि ऐसा इंडिपेंडेंट ऐसा भी आ सकता है, पूरा का पूरा भी एक्सप्लेन करने को दिया जा सकता है। So if you are having this graph which is starting from point x and existing till the last time recorded, then we will get this shape of the graph. And for this shape, what are the observations? That is something we are going to discuss now. देखिए, इसमें जो आपका टाइम इंस्टेंट t1 है वो मैंने जस्ट पॉइंट x पे ही ले लिया है, एंड कॉरेस्पॉन्डिंग टू टाइम इंस्टेंट t1 दिस इज द डिस्प्लेसमेंट कवर्ड, राइट। अच्छा, साफ सी बात है कि आपके पास टाइम, ये जो आपके पास x पॉइंट है जिसपे कि टाइम इंस्टेंट t1 दिया गया है, एट दिस पॉइंट आई जस्ट टोल्ड यू दैट वी आर गोइंग टू हैव अ स्ट्रेट लाइन व्हिच इज रनिंग पैरेलल टू टाइम एक्सिस। तो इधर आपकी वेलोसिटी क्या रहेगी, 0 रहेगी। इसका मतलब जो आपका ऑब्जेक्ट है वो एक सर्टेन दूरी पे जा चुके ऑलरेडी, आई मीन इट ऑलरेडी हैज एन इनिशियल डिस्प्लेसमेंट, एंड दैट इनिशियल डिस्प्लेसमेंट इज s1। टाइम t1 पे जो s1 डिस्प्लेसमेंट है वो आपकी क्या है, इनिशियल डिस्प्लेसमेंट है। मतलब अभी आगे का जर्नी शुरू नहीं हुआ, लेकिन वो पहले ऑलरेडी इतने दूरी पे है, राइट। तो ये वही डिस्प्लेसमेंट है विच इज अ पॉजिटिव वैल्यू ऑफ कोर्स। अगर आप सिचुएशन को ऐसे समझ लीजिए, ये आपका पॉइंट ए है, ये आपका ऑब्जेक्ट है, और ये आपका पॉइंट बी है कोई। तो आपका जो ऑब्जेक्ट है, जो हम आप डिस्कशन स्टार्ट कर रहे हैं, टाइम इंस्टेंट t1 से हमने अपना एनालिसिस शुरू करना है, तो टाइम t1 पर वो ऑलरेडी इतना डिस्टेंस कवर कर चुका है।
पहले केस में क्या था कि ऑब्जेक्ट आपका ओरिजिन पे था, आई मीन स्टार्टिंग पॉइंट पर था और वहां से वो दूर जा रहा था. अभी वो एक सर्टन दूरी पर ही है, वहां से हमने स्टार्ट किया. So it is already having this much of initial displacement, which is nothing but the length of AB. ठीक है, तो आपका एक पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट इंडिकेट किया गया है इस ग्राफ में, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट्स हैव डायरेक्शंस, दे कैन बी नेगेटिव, दे कैन बी पॉजिटिव. तो यहाँ जो डिस्प्लेसमेंट है आपका S1, दिस इज नथिंग बट द डिस्टेंस बिटवीन AB एंड डिस्प्लेसमेंट इज पॉजिटिव. दिस डिस्प्लेसमेंट इज पॉजिटिव, राइट. उसका मतलब जो डायरेक्शन रहेगा वो आपकी अज्यूम्ड पॉजिटिव के साथ अलाइंड है. आपका अज्यूम पॉजिटिव क्या है, ये वाला, दिस डायरेक्शन इज पॉजिटिव, तो आपका डिस्प्लेसमेंट भी इसी डायरेक्शन में है अलोंग AB, स्टार्टिंग फ्रॉम A एंडिंग ऑन B. तो ये आपका डिस्प्लेसमेंट है और उस डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड कितना है, S1 फ्रॉम द ग्राफ. अच्छा जी, इस पॉइंट पे अभी ऑब्जेक्ट ने अपना जर्नी नहीं शुरू करा, तभी आपका वेलोसिटी 0 है. इट इज एट रेस्ट एट टाइम T1 as per the present assumptions. Your object is at rest because the velocity which is indicated from the graph at this point is nothing but 0. तो ऑब्जेक्ट आपका रेस्ट पे. आगे देखते हैं, लेट्स स्विच टू टाइम इंस्टेंट T2. अभी वो T2 पे आता है. T2 पे जब आता है तो हम देखते हैं कि यार अब ये मूव करना शुरू कर गया, इट हैज स्टार्टेड मूविंग. ऑब्जेक्ट आपका मूव कर रहा है. अच्छा, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि नाउ द ऑब्जेक्ट मस्ट हैव स्टार्टेड इट्स रिवर्स जर्नी. अभी वो स्टार्टिंग पॉइंट को अप्रोच करना शुरू कर रहा है. तो इस वजह से आपके पास टाइम इंस्टेंट T2 पे जो डिस्प्लेसमेंट है वो पहले के हिसाब से कम हो गया. पहले आपका S1 था, अभी S2 हो गया एट टाइम T2. ठीक है, तो हमारे पास टाइम T2 पे क्या क्या हमने चेंजेस ऑब्जर्व करे हैं. पहली बात तो ये है कि आपके पास टाइम T2 पे कुछ एक वेलोसिटी आ गई है. पहले उसकी 0 थी, अब देयर इज सम नॉन जीरो वेलोसिटी एसोसिएटेड विद द मोशन. सो वेलोसिटी की वैल्यू आपकी कुछ ना कुछ आ गई है. यहाँ पे V2 कह लीजिए, आप कुछ भी नाम दे सकते हैं वेलोसिटी को. द वेलोसिटी वैल्यू विल बी एज पर द मैग्नीट्यूड ऑफ द स्लोप विच इज एसोसिएटेड विद दिस टेंजेंट. हमने यहाँ पे एक टेंजेंट ड्रॉ कर दिया, उस टेंजेंट के मैग्नीट्यूड के हिसाब से आपकी वेलोसिटी की वैल्यू निकल जाएगी, क्योंकि जो भी स्लोप है वही आपकी वेलोसिटी. अच्छा जी, अब दूसरी बात ये है कि जब आपका ऑब्जेक्ट ने रिवर्स जर्नी शुरू कर दी, जब आपके ऑब्जेक्ट ने रिवर्स जर्नी शुरू कर दी, व्हेन इट स्टार्टेड अप्रोचिंग इट्स स्टार्टिंग पॉइंट, तो वो इस तरह से मूव करेगा इस डायरेक्शन में. ये डायरेक्शन आपकी अज्यूम पॉजिटिव के रिवर्स है. दैट मींस नाउ द वेलोसिटीज, क्योंकि डायरेक्शन ऑफ मोशन जो अज्यूम्ड पॉजिटिव डायरेक्शन है उसके ऑपोजिट हो गई है. ठीक है ना, तो आपकी जो वेलोसिटीज की डायरेक्शन रहेगी, जितनी भी नॉन जीरो वेलोसिटीज अब आने वाली है, उनके साथ जो साइन चलेगा वो नेगेटिव साइन हो जाएगा. तो आपके पास वेलोसिटीज विल बी नाउ नेगेटिव. आपके पास वेलोसिटीज क्या रहेंगी इस केस में, नेगेटिव. जितनी भी वेलोसिटीज निकलेंगी ऑल विल बी नेगेटिव. अच्छा जी, वेलोसिटी आपकी नेगेटिव है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट आपका अभी भी पॉजिटिव ही है. डिस्प्लेसमेंट का केवल मैग्नीट्यूड कम हो रहा है, उसकी डायरेक्शन नहीं चेंज हो रही. देखिए, डिस्प्लेसमेंट हम कोई इस हाफ में नहीं शो कर रहे, नेगेटिव हाफ में नहीं शो कर रहे, मतलब डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन तो पॉजिटिव ही है. और यहां से आप देखेंगे तो है भी पॉजिटिव ही, क्योंकि जब आपका ऑब्जेक्ट अपनी रिटर्न जर्नी पर है, उसने कुछ एक डिस्टेंस कवर करा, सपोज वो B से C पॉइंट पर आ गया, तो आपका जो डिस्प्लेसमेंट रहेगा टाइम T2 पर, जो डिस्प्लेसमेंट रहेगा, जिसको भी हम S1 से जिसको हम S2 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वो आपका एक्चुअली द डिस्टेंस बिटवीन A एंड सम इंटरमीडिएट पॉइंट C रहेगा. A और C एक वो पॉइंट है जहां तक आपके ऑब्जेक्ट ने वापसी कर ली है B से. देखिए, B से उसने जर्नी शुरू करी थी, एट द स्टार्ट ऑफ द जर्नी इट वाज एट B पॉइंट. तो जब रिवर्स जर्नी वो कर रहा है, सपोज इट इज रीचिंग एट पॉइंट C, इट इज रीचिंग एट पॉइंट C, तो आपके पास डिस्प्लेसमेंट BC नहीं मानी जाएगी. डिस्प्लेसमेंट आपके पास हमेशा स्टार्टिंग या ओरिजिन पॉइंट से कंसिडर की जाएगी. डिस्प्लेसमेंट रहेगी AC. तो आपके पास जो AC डिस्टेंस है, इस वेक्टर की डायरेक्शन विल बी सच दैट इट इज स्टार्टिंग फ्रॉम A एंड एंडिंग ऑन C. तो जो भी आपका ये डिस्टेंस है S2, इसकी डायरेक्शन आपकी कौन सी रहेगी, इट विल बी अलाइंड विद द पॉजिटिव डायरेक्शन. तो इसीलिए आपकी S2 जो आपका वेक्टर है वो आपका पॉजिटिव ही है. लेकिन आपकी वेलोसिटीज नेगेटिव हो गई है. वेलोसिटी आप देख सकते हैं, आपकी वेलोसिटी क्लियरली नेगेटिव हो गई. अच्छा जी, दूसरी बात, अब हम और आगे बढ़ जाते हैं टाइम में. वी आर स्विचिंग फ्रॉम T2, नाउ वी आर स्विचिंग टू T3. तो T3 में क्या होता है, आपके पास एक दूसरी वेलोसिटी आती है, सपोज V3.
अब हम देख सकते हैं कि ये जो स्लोप है दिस इज मोर स्टीपर नाउ। आपके पास पहले स्लोप 0 था, तो बिल्कुल हॉरिजॉन्टल था, फिर उसमें स्टीपनेस आनी शुरू हुई। अब समय के साथ जो आपका स्टीपनेस लेवल है वो बढ़ रहा है, द कर्व इज बिकमिंग मोर एंड मोर स्टीपर, यू कैन सी। तो आपके पास यहाँ पर वेलोसिटी और ज्यादा मैग्नीट्यूड में और ज्यादा आ जाए। अच्छा देखिए, इसमें एक चीज है, जो आपके पास V3 है उसका मैग्नीट्यूड आपका V2 से बड़ा है। V3 है, उसका स्लोप ज्यादा है। आई एम सॉरी, आई हैव गॉट सम प्रॉब्लम इन माय थ्रोट, सो दैट्स व्हाई आई एम कफिंग अगेन एंड अगेन। तो आपका जो V3 है, V3 का जो मैग्नीट्यूड है वो आपका V2 से ज्यादा है। ये आपको क्लियर हो रहा है कर्व से कि आपका जो कर्व है, जो टेंजेंट है वो ज्यादा स्टीप हो गया, तो उसका मैग्नीट्यूड ज्यादा है। लेकिन सारी वेलोसिटीज, जैसे कि मैंने बोला था, नेगेटिव है, बिकॉज दिस इज द वेलोसिटी एसोसिएटेड विद द मोशन व्हेन द ऑब्जेक्ट इज अप्रोचिंग द स्टार्टिंग पॉइंट। तो सभी वेलोसिटीज के साथ नेगेटिव साइन चलेगा। ठीक है, सपोज यहाँ पर आपकी वेलोसिटी आ जाती है -10 मीटर पर सेकेंड, यहाँ हो जाएगी -20 मीटर पर सेकेंड। ये तो मैंने अपने आइडिया से वैल्यूज लिखी है। मेरे कहने का मतलब है कि वेलोसिटी का जो नेगेटिव साइन तो है ही है, लेकिन वेलोसिटी की स्ट्रेंथ बढ़ती जा रही है, इट इज बिकमिंग। तो देखने से क्या लग रहा है आपको, -10 से -20 होगी, फिर -30 होगी, दिस वे द वेलोसिटीज आर इंक्रीजिंग। अब आपने यहाँ पर, हमने वेलोसिटीज के बारे में पढ़ लिया, हमने ये बता दिया कि डिस्प्लेसमेंट के साथ क्या हो रहा है। डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव है, लेकिन समय के साथ मैग्नीट्यूड उसका कम होता जा रहा है, बिकॉज B3 के कॉरेस्पॉन्डिंग S3 आ जाएगा, तो आपका ओरिजिन से अब डिस्टेंस केवल S3 रह गया, जो पहले से भी कम है। ठीक है ना, मतलब ऑब्जेक्ट और ज्यादा पास आ गया अपने स्टार्टिंग पॉइंट। वेलोसिटी V3 है, विच इज नेगेटिव तो है ही है, क्योंकि रिवर्स डायरेक्शन में है। अच्छा जी, वेलोसिटीज बढ़ रही हैं, स्ट्रेंथ में बढ़ रही है वेलोसिटी, मैग्नीट्यूड में बढ़ रही है। इसका मतलब दिस मोशन इज व्हाट काइंड ऑफ मोशन? दिस मोशन इज दिस इज स्पीडिंग अप ऑफ द मोशन। यू कैन से दैट वेलोसिटीज आर गेटिंग इंक्रीज्ड विद टाइम। तो आपका जो पूरा मोशन है वो स्पीड अप हो रहा है बहुत ज्यादा। जब मोशन स्पीड अप हो रहा है तो वेलोसिटी की जो भी डायरेक्शन है, एक्सेलरेशन की डायरेक्शन कैसी होनी चाहिए? उसी के साथ अलाइंड होनी चाहिए या उसको अपोज करने वाली होनी चाहिए? व्हाट मेक्स सेंस? सी, ऑब्जेक्ट इज गेनिंग इट्स स्ट्रेंथ इन टर्म्स ऑफ वेलोसिटी, उसकी वेलोसिटी समय के साथ बढ़ रही है, तो एक ऐसा फोर्स सिस्टम में एक्ट कर रहा है जो कि वेलोसिटी को बढ़ने में हेल्प कर रहा है। दैट मीन्स द एसोसिएटेड एक्सेलरेशन शुड बी सच दैट इट इज हेल्पिंग द वेलोसिटीज टू इंक्रीज। तो आपके पास जो एक्सेलरेशन रहेगी वो क्या रहेगी? कैन इट बी रिटार्डेड? नो, इट कैन नॉट बी रिटार्डेड, इट हैज टू बी एन पॉजिटिव एक्सेलरेशन। एक पॉजिटिव एक्सेलरेशन ही वेलोसिटीज के मैग्नीट्यूड में इंक्रीज ला सकती है। इसका मतलब जो भी वेलोसिटी की डायरेक्शन है वही एक्सेलरेशन की भी डायरेक्शन होनी चाहिए। तो आपके पास जो भी वेलोसिटी वेक्टर्स को आपने डायरेक्शन दी हुई है, सेम डायरेक्शन, सेम साइन आपका एक्सेलरेशन के साथ भी लग जाएगा। ठीक है, जैसे आपने यहाँ वेलोसिटीज के साथ जो साइन एसोसिएट किया हुआ है वो नेगेटिव है, तो एक्सेलरेशन के साथ भी जो साइन जाएगा वो नेगेटिव ही जाएगा। चाहे ये एक्सेलरेशन रिटार्डेशन नहीं कर रही है, ये स्पीडिंग अप कर रही है, लेकिन एक्सेलरेशन के साथ साइन नेगेटिव ही जाएगा, क्योंकि साइन वही जाना है जो वेलोसिटी के साथ जा रहा है, क्योंकि ये एक्सेलरेशन ही ऐसी है जो वेलोसिटी के साथ अलाइंड है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि पूरे ग्राफ में फर्स्ट हाफ के लिए भी आपके पास जो एक्सेलरेशन आई थी वो नेगेटिव आई थी, वहां वो रिटार्डेशन थी। फॉर द फर्स्ट हाफ इट वाज रिटार्डेशन कैरिंग अ नेगेटिव साइन, इन द सेकेंड हाफ इट इज अ पॉजिटिव एक्सेलरेशन कैरिंग अ नेगेटिव साइन। आपकी स्पीड अप करने वाली एक्सेलरेशन है जो कि वेलोसिटी के साथ अलाइन है, वेलोसिटी की डायरेक्शन में ही एक्ट करेगी, लेकिन साइन इसके साथ नेगेटिव चलेगा। क्यों चलेगा नेगेटिव? क्योंकि भैया इसको वही साइन मिलेगा जो साइन वेलोसिटी के साथ चल रहा है, दोनों एक ही दिशा में है ना। इसका मतलब जो आपका अज्यूम्ड पॉजिटिव है, जो कि ऐसा था, इस वक्त आपकी एक्सेलरेशन एंड वेलोसिटीज दोनों ही इस डायरेक्शन में एक्ट कर रही है, विच कम्स आउट टू बी द अज्यूम्ड नेगेटिव। ठीक है, अगर आपका अज्यूम पॉजिटिव ही है तो अज्यूम नेगेटिव इसका रिवर्स होगा, और क्योंकि दोनों को सेम ही डायरेक्शन में होना है फॉर द स्पीडिंग अप टू अकर, तो जो आपकी v की डायरेक्शन है, जो भी आपके v के साइंस है, वही आपके a के साथ भी चलेगा। तो आपको एक चीज यहां से क्लियर हो जानी चाहिए, एक सिंपल सा हैक है, ये कोई एक्सप्लेन करने का रूल नहीं है, और वो हैक ये है कि जब भी आपके पास इन्वर्टेड यू आए, इन्वर्टेड यू शेप में जब भी आपके पास कोई भी ग्राफ आएगा, if it is a displacement time graph in the inverted U shape, then
द एक्सेलरेशन विल ऑलवेज बी नेगेटिव, चाहे आपको ये पार्ट एक्सप्लेन करने को कहा जाए, चाहे आपको ये पार्ट एक्सप्लेन करने को कहा जाए, एक्सेलरेशन नेगेटिव आएगी। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर टू यू। अभी हम हमारा अपराइट यू डिस्कस करने वाले हैं। चलिए जी, अब हम ग्राफ नंबर बी डिस्कस करने वाले हैं हमारा। अगर आपको ए समझ में आ गया तो बी बहुत इजी लगेगा आपको समझने में। सिमिलर स्ट्रक्चर है बट ये अपराइट यू है, जैसे कि यू होता है, यू ऐसे ही होता है ना, तो ये यू के शेप का बिल्कुल ग्राफ है आपका एसटी का। इसमें हम एक साथ ही दोनों पार्ट्स को डिस्कस कर लेंगे। सबसे पहले हम पहला पार्ट डिस्कस कर रहे हैं विच इज एग्जिस्टिंग फ्रॉम ओरिजिन टू पॉइंट एक्स। देखिए इसमें क्या हो रहा है, एज वी आर प्रोग्रेसिंग इन टाइम व्हाट इज हैपनिंग टू द डिस्प्लेसमेंट। सबसे पहली चीज डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में देखनी ही होती है कि डिस्प्लेसमेंट का क्या नेचर है। देखने से समझ में आ रहा है कि डिस्प्लेसमेंट यहाँ भी कम हो रही है, जैसे यहाँ कम हो रही थी डिस्प्लेसमेंट इस वाले पार्ट में, वैसे यहाँ पर भी कम ही हो रही है डिस्प्लेसमेंट। अच्छा, एक चीज हमेशा याद रखिए, चाहे आपका नॉन लीनियर कर्व हो, स्ट्रेट लाइन कर्व हो, जब भी आपके पास इस तरह का कोई कर्व आएगा ऐसा, अब ऐसा कर्व आपका कर्व की शेप में भी आ सकता है, स्ट्रेट लाइन में भी आ सकता है। ये जो शेप होती है, डिक्लाइनिंग शेप होती है, इसमें क्या होता है कि आपके डिस्प्लेसमेंट हमेशा समय के साथ कम हो रहे होते हैं। You can always see that as we are progressing in time T1 पे you had the maximum displacement, then T2 पे comparatively कम, T3 पे और भी कम। तो as we are progressing in time, the displacement is reducing। तो एक चीज इन ग्राफ्स के लिए पक्का से क्लियर कर दो कि इन ग्राफ्स का जो स्लोप होता है वो हमेशा नेगेटिव होता है। क्यों नेगेटिव होता है, सिंपल सी बात है, डिस्प्लेसमेंट समय के साथ कम हो रही है, इसका मतलब ऑब्जेक्ट स्टार्टिंग पॉइंट को अप्रोच कर रहा है। तो यहां भी कर रहा होगा, स्टार्टिंग पॉइंट को जब वो अप्रोच कर रहा है तो वेलोसिटीज अपनी अज्यूम्ड पॉजिटिव डायरेक्शन के ऑपोजिट मूव कर रही हैं। विच वाज द अज्यूम्ड पॉजिटिव डायरेक्शन? व्हेन ऑब्जेक्ट इज मूविंग अवे फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। नाउ ऑब्जेक्ट हैज स्टार्टेड मूविंग टुवर्ड्स द स्टार्टिंग पॉइंट। दिस इज व्हाई द डिस्प्लेसमेंट इज रिड्यूसिंग विद टाइम एंड the velocities because the object is moving towards the starting point। तो उसका मोशन का ही रिवर्सल हो गया, डायरेक्शन का एकदम से रिवर्सल हो गया है। तो डायरेक्शन की वजह से आपकी जो वेलोसिटी की डायरेक्शन है वो नेगेटिव होगी। तो जब भी आपके पास ऐसा डिक्लाइनिंग कर्व होगा, चाहे वो स्ट्रेट लाइन हो, नॉन लीनियर शेप का हो, कैसा भी हो, वेलोसिटीज मतलब कि उसका जो स्लोप होगा वो आपका नेगेटिव हो जाएगा। क्योंकि इस केस में स्लोप ही आपकी वेलोसिटी है, तो हम कह रहे हैं वेलोसिटी आपकी नेगेटिव होगी। तो वेलोसिटीज आपकी जो डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू है वो आपकी रिड्यूस कर रही है समय के साथ, और आपका जो वेलोसिटी है, वेलोसिटी आपका नेगेटिव है। वेलोसिटी की वैल्यू क्या है आपकी? नेगेटिव वैल्यूज है। वो हमें कैसे पता चल रही है कि हमारे पास जो ऑब्जेक्ट है इट इज मूविंग टुवर्ड्स द स्टार्टिंग पॉइंट, तो एसोसिएटेड डायरेक्शन हैज टू बी अ नेगेटिव वन। अच्छा जी, क्या वेलोसिटी कांस्टेंट है या वेरिएबल है वो चेक करना है। तो आपके पास जो स्लोप है वो डिफरेंट स्लोप्स आ रहे हैं आपके पास। ऑल द स्लोप्स आर मेकिंग डिफरेंट एंगल्स विद द टाइम एक्सिस। ठीक है, उनका जो स्टीपनेस है, उनका जो इंक्लिनेशन है टाइम एक्सिस के साथ वो डिफरेंट हो गया हमारा। तो पहले आपका कुछ और था, फिर कुछ और था, फिर कुछ और था। इसका मतलब वेलोसिटीज में वेरिएशन है, तो मतलब वेरिएबल वेलोसिटी रिप्रेजेंट कर रहा है ये कर्व। अच्छा जी, अगर वेलोसिटी में वेरिएशन है, वेरिएशन किस तरह का है? मतलब वेरिएशन तो कुछ भी हो सकता है ना, वेलोसिटी में इंक्रीमेंट भी एक वेरिएशन माना जाता है, वेलोसिटी में डिक्रीमेंट भी एक वेरिएशन माना जाता है। यहाँ पे वेलोसिटी में डिक्रीमेंट हो रहा है, इट्स अ क्लियर कट डिक्रीमेंट। व्हाई? बिकॉज पहले जो आपका स्लोप था वो ज्यादा स्टीप था। ज्यादा स्टीप होने का मतलब क्या है? देखिए ये बहुत ज्यादा स्टीप है, फिर ये थोड़ा सा फ्लैट हो गया, फिर और फ्लैट हो गया, तो ऐसे चल रहा है ना आपका स्लोप, ऐसे हो रहा है स्लोप टुवर्ड्स फ्लैटनिंग। ठीक है, तो आपका जो वेलोसिटीज है उनका मैग्नीट्यूड समय के साथ कम हो रहा है, ये डिक्रीजिंग वेलोसिटी है। दिस कर्व इज इंडिकेटिंग डिक्रीजिंग वेलोसिटी। डिक्रीजिंग वेलोसिटी करते करते आपके पास पॉइंट एक्स तक वेलोसिटी जीरो हो जाएगी। आई मीन अगर आप इस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करेंगे वो टाइम एक्सिस के ऊपर ओवरलैप कर जाएगा, बिल्कुल ओवरलैप कर जाएगा। तो आपका वेलोसिटी में रिडक्शन आ रहा है समय के साथ। तो वेलोसिटी में जो डिस्प्लेसमेंट की वैल्यूज है वो पॉजिटिव है, वो सेम एक्सप्रेशन है जो मैंने आपको इसमें बताया था कि डिस्प्लेसमेंट क्यों पॉजिटिव है। डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव है, वेलोसिटी नेगेटिव है, और वो जो नेगेटिव वेलोसिटी है उसकी स्ट्रेंथ, उसका मैग्नीट्यूड समय के साथ कम होता जा रहा है। अच्छा, वेरिएबल वेलोसिटी है, मतलब सिस्टम में एक्सेलरेशन तो एग्जिस्ट करेगी। अब एक्सेलरेशन कैसे एग्जिस्ट करेगी? क्योंकि वेलोसिटी को कम करने वाली, वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड को रिड्यूस करने वाली एक्सेलरेशन है। दैट मीन्स इट इज रिटार्डेशन, इट इज रिटार्डेशन नेचर। रिटार्डेशन
के साथ साइन कौन सा लगेगा वो चेक करते हैं। ये आपकी A to B, ये आपकी अज्यूम्ड पॉजिटिव डायरेक्शन है। वेलोसिटी की डायरेक्शन आपकी नेगेटिव है, आई एक्सप्लेन यू व्हाई, बिकॉज वो ऑपोजिट चल रही है अज्यूम्ड पॉजिटिव के। और एक्सेलरेशन की डायरेक्शन आपकी वेलोसिटी के ऑपोजिट ही होनी चाहिए, तभी वो रिटार्ड कर सकती है मोशन को, वरना वो नहीं रिटार्ड कर सकती। तो एक्सेलरेशन क्योंकि वेलोसिटी के ऑपोजिट एक्ट कर रही है इस केस में, सो यू हैव टू सिंपली पुट एन ऑपोजिट साइड दैट यू हैव अलॉटेड टू वेलोसिटी। वेलोसिटी को आपने नेगेटिव दिया है तो एक्सेलरेशन आपकी पॉजिटिव हो जाएगी। देखिए कितना डिफरेंट सा केस है ये। यहाँ पे एक रिटार्डेड मोशन है, मतलब एक ऐसी एक्सेलरेशन जो रिटार्डेशन कर रही है, येट इट इज कैरिंग अ पॉजिटिव साइन, येट इट इज कैरिंग अ पॉजिटिव साइन। यहाँ पर एक ऐसी एक्सेलरेशन जो स्पीडिंग अप कर रही थी, येट इट वाज कैरिंग अ नेगेटिव साइन। ठीक है, तो इसका मतलब एक्सेलरेशन के साइंस आपके डिपेंड करते हैं कि वेलोसिटीज के क्या साइन है। यहाँ रिटार्डेशन को पॉजिटिव इसलिए मिल पाया क्योंकि रिटार्डेशन हमेशा वेलोसिटीज के ऑपोजिट ही होगी, क्योंकि आपकी वेलोसिटी को नेगेटिव मिला हुआ है। वेलोसिटीज आर नेगेटिव, सो acceleration has to get a positive sign. Only this is how we can indicate that they are acting in the opposite direction. Because जब तक वो opposite act नहीं करेंगे, आपके पास strength of velocity कम नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ आपका acceleration positive आ जाएगा। उसी तरह से अगर आप इसका second half देखें, very simple. Second half में as we are progressing in time, आपके जो displacements है वो समय के साथ बढ़ रहे हैं, समय के साथ आपके डिस्प्लेसमेंट बढ़ रहे हैं। दैट मीन्स दिस इज अ केस व्हेन ऑब्जेक्ट इज मूविंग अवे फ्रॉम द ओरिजिन, तो वो ओरिजिन से दूर जा रहा है, तभी आपके S1 पे T1 पे S1 है, T2 पे S2 है, एंड देन T3 पे S3 है, एंड वी नो दैट S3 इज ग्रेटर देन S2 एंड S2 इज ग्रेटर देन S3। तो आपकी डिस्प्लेसमेंट बढ़ रही है। डिस्प्लेसमेंट जब भी समय के साथ बढ़ेगी, आपकी वेलोसिटीज पॉजिटिव हो जाएंगी। आप यहाँ पर टेंजेंट्स ड्रॉ कीजिए, जितने भी टेंजेंट्स आएंगे दे विल ऑल बी गिविंग यू पॉजिटिव वैल्यूज ऑफ वेलोसिटीज। ठीक है, तो आपके पास वेलोसिटी पॉजिटिव वैल्यू आ जाएगी, आनी भी चाहिए क्योंकि ऑब्जेक्ट आपका स्टार्टिंग पॉइंट से दूर जा रहा है, तो वेलोसिटीज विल बी अलॉटेड पॉजिटिव डायरेक्शन। अच्छा, दूसरा आपके पास वेलोसिटीज में जो कर्व है, दिस इज टर्निंग स्टीपर एंड स्टीपर विद टाइम, दैट मींस वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग विद टाइम। तो एक्सेलरेशन कैसी होनी चाहिए? एक्सेलरेशन सिस्टम में एग्जिस्ट करेगी, व्हाई? बिकॉज देयर इज वेरिएशन इन द वेलोसिटी, देयर इज नो कांस्टेंट वेलोसिटी हियर, वेरिएशन है, एक्सेलरेशन एग्जिस्ट करेगी। एक्सेलरेशन कैसे एग्जिस्ट करेगी? जो कि आपकी वेलोसिटीज को स्ट्रेंथन कर सके। दैट मींस एक्सेलरेशंस have whatever acceleration is there, it has to be aligned with the direction of motion. So आपकी जो डायरेक्शन ऑफ मोशन है इस वक्त वो पॉजिटिव है, इस केस में वेलोसिटीज पॉजिटिव है, तो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन भी यही होनी चाहिए क्योंकि ये उसको स्ट्रेंथन करने वाली एक्सेलरेशन है। तो आपको इस हाफ में भी एक्सेलरेशन का डायरेक्शन पॉजिटिव से ही शो करना है। तो एक और चीज आपको समझ में आती है कि जब भी आपके पास अपराइट यू है, शेप ऑफ दिस काइंड विच इज जस्ट लाइक अ यू, वहां पे एक्सेलरेशन आप चाहे इस हाफ की इस शेप की डिस्कस करें या इस शेप की डिस्कस करें, एक्सेलरेशन विल ऑलवेज बी पॉजिटिव। चाहे ये एक हाफ में रिटार्डेशन कर रहा था और एक में पॉजिटिव एक्सेलरेशन कर रहा है, लेकिन एक्सेलरेशन का साइन दोनों हाफ में पॉजिटिव ही था। जैसे यहाँ दोनों हाफ में नेगेटिव था, वैसे वहां दोनों हाफ में पॉजिटिव है। तो ये एक सिंपल सा हैक है which you can always keep in your mind that whenever you have an inverted U, acceleration will be negative. Whenever you have an upright U, acceleration will always be positive, but only for position time graphs. ये जो थ्योरी है ये सिर्फ पोजिशन टाइम ग्राफ्स पे वैलिड है। ये जो आप शेप को देखकर बता सकते हैं एकदम से एक्सेलरेशन की वैल्यू तो नहीं, मतलब पॉजिटिव है नेगेटिव है ये बता सकते हैं। दैट यू कैन क्लैरिफाई वेरी इजीली। ओके, उसके बाद हमारे पास आता है ग्राफ नंबर सी। ग्राफ नंबर सी कुछ नहीं है, दोनों में से कोई भी ग्राफ ले लो। जैसे हमने ये वाला ग्राफ दिया हुआ है, हमने सिर्फ ये बताया कि अगर ये ग्राफ इस तरह का होगा और थोड़ा सा फ्लैट होगा, दोनों की शेप्स की वजह से क्या अंतर आएगा एक्सप्लेनेशन में। एक्सप्लेनेशन बाकी सारा बिल्कुल आपका सेम रहेगा, एवरीथिंग इज गोइंग टू बी सेम। ओनली वन थिंग इज लाइक दैट कि जो आपका इस तरह का कर्व है, यहाँ पे आपके जो टेंजेंट्स है उनमें चेंजेस बहुत फ्रीक्वेंट दिखेंगे आप। दैट मीन्स फॉर द सेम ड्यूरेशन ऑफ टाइम द चेंज इन द टेंजेंट वैल्यू, द चेंज इन द स्टीपनेस ऑब्जर्व्ड will be larger for this kind of curve, which is more protruding than this curve, which is comparatively flatter. तो यहाँ पे एक्सेलरेशन की जो भी वैल्यू आए, पॉजिटिव नेगेटिव कोई भी वैल्यू आए,
उसकी स्ट्रेंथ ज्यादा हो. दिस इज हैविंग लार्जर एक्सेलरेशंस एंड दिस इज हैविंग कंपैरेटिवली स्मॉलर एक्सेलरेशंस. यहाँ पे वीक एक्सेलरेशन, राइट. तो ये हमारे 3 इंपॉर्टेंट ग्राफ्स थे जो हमने आज डिस्कस करने थे. अच्छा, एक चीज और आई वांट टू टेल यू विच इज वेरी इंपॉर्टेंट. हाँ जी, ये बात है कि अगर आपके पास कोई भी ग्राफ है, अभी मैं नॉन लीनियर की बात नहीं कर रही हूँ, स्टैंडर्ड कोई भी ग्राफ है आपके पास, स्ट्रेट लाइन वाला ले लिया मैंने फिलहाल के लिए, क्योंकि यही सेम एक्सप्लेनेशन आपके कर्व्स के लिए, जो नॉन लीनियर कर्व्स है उनके लिए भी चल जाएगी, क्योंकि टेंजेंट तो स्ट्रेट लाइन ही होती है. ठीक है ना. तो अब क्या करना है इसमें, आपको जो मैंने जैसे आपको बताया कि यहाँ पे स्लोप की वैल्यू इंक्रीज हो रही है या नेगेटिव कब है पॉजिटिव कब है, वो आप एंगल के मैग्नीट्यूड को देखकर भी बता सकते हैं, एंगल की नेचर को देख के भी बता सकते हैं. जैसे अगर आपके पास एंगल एक एक्यूट एंगल है, आई एम वेरी श्योर यू मस्ट बी अंडरस्टैंडिंग व्हाट इज एक्यूट एंगल एंड व्हाट इज एन ऑब्ट्यूस एंगल. ये तो बताने की जरूरत नहीं है आपको. तो एक्यूट एंगल जब भी आएंगे, एक्यूट एंगल आपकी इस शेप के लिए आएंगे, इस तरह की जब लीनियर शेप होगी विच इज इंक्रीजिंग विद टाइम, इस तरह की शेप के लिए हमेशा एक्यूट एंगल्स बनेंगे. तो एक्यूट एंगल जब भी होंगे आपके पास स्लोप का वैल्यू हमेशा पॉजिटिव आएगा, हमेशा पॉजिटिव आएगा. ठीक है. तो कहीं पर भी आपको इन ग्राफ में भी एक्यूट एंगल्स, जैसे यहाँ एक्यूट एंगल्स हैं, अच्छा इसमें भी एक्यूट एंगल्स थे, एक्यूट एंगल्स आपको जहां भी दिखेंगे वहां पे स्लोप का वैल्यू पॉजिटिव आएगा. जहां भी ऑब्ट्यूस एंगल दिखेंगे, ऑब्ट्यूस एंगल मतलब इस तरह की कोई शेप, ऐसी शेप, ऐसी शेप, ठीक है, इस तरह की शेप में आपके पास जब भी स्लोप की वैल्यूज आएंगी वो आपकी नेगेटिव आएंगी. दैट विल ऑलवेज बी नेगेटिव. इन एंगल्स को ज्यादा अच्छे से यूज करना, इनके टेंजेंट निकालना, वो आप हायर लेवल पे सीखेंगे. अभी के लिए सिर्फ एक क्वालिटेटिव वे में अगर आपने किसी ग्राफ को ऑब्जर्व करना है, आई मीन दिस एंगल इंफॉर्मेशन मे नॉट हेल्प यू इन राइटिंग एक्सप्लेनेशन ऑफ द कर्व्स, वो तो आपको वैसे ही करनी है जैसे मैंने बताई है, पर ये देखने से एक आइडिया लग जाता है. यू नो व्हेन यू जस्ट सी द ग्राफ यू गेट एन आइडिया कि ये ग्राफ क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, कैसे स्लोप्स हैं इसके, वो स्लोप आपको एंगल देख के एकदम समझ आ जाए. ठीक है. सो आई होप यू एंजॉयड दिस वीडियो. सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. बाय, टेक केयर.